आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर सीएम धामी ने जाना हाल, प्रभावित लोगों को फूड पैकेट उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में लाइफलाइन पर लगा ब्रेक, आपदा में अब तक 18 लोगों की मौत, 1700 से ज्यादा रास्ते हुए बंद। भारी बारिश के बीच कोटद्वार में मची तबाही, तेज बहाव में अचानक गिरा मालन पुल, भावर के कई गांवों से टूटा संपर्क। उपनल कर्मियों को शासन ने दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता दिए जाने को दी मंजूरी, 3500 संविदा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। हरिद्वार में उमड़ रहा कांवड़ियों का सैलाब, शिविर के पास विस्फोटक मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने आवाजाही पर लगाई रोक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड में कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सुबह गांधी पार्क में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह पर बैठ गए और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, दीपिका पांडे, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, विधायक हरीश धामी, अनुपमा रावत, विक्रम सिंह, रवि बहादुर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, राहुल गांधी की ओर से कई मंचों से मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल उठाने पर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से उनके खिलाफ लगातार कुटिल कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से राज्य की कानून व्यवस्था निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। भाजपा सरकार में न तो बच्चियां सुरक्षित हैं और न ही महिलाएं। पिछले 8 माह के भीतर राज्य में महिलाओं के साथ घटित घटनाएं इसका प्रमाण है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार जोशी को पद से हटा दिया। साथ ही नियमित नियुक्ति तक गुरुकुल के प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति का अंतरिम चार्ज दिया गया। राजभवन ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की। बता दें, हाईकोर्ट ने हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। याचिका में कहा गया था कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर डॉक्टर सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई। याचिका में कहा गया कि वह कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते, उनकी नियुक्ति यूजीसी के निर्धारित नियमों के विपरीत है। याचिका में यह भी कहा गया कि उन्होंने पद पर रहते हुए कई प्रोफेसर की नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति करने के साथ ही कई वित्तीय अनियमितताएं भी की हैं। इन सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए। उत्तराखंड में पिछले 4-5 दिनों में बरस रहे बादलों ने प्रदेश की लाइफलाइन पर ब्रेक लगा दी है। वहीं लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्र आपदाग्रस्त हैं। इस दौरान आपदा में विभिन्न कारणों से 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। वहीं इन मानसून सीजन में अब तक 17 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। इनमें से 1253 सड़कों को खोला जा चुका है और इसके अलावा 8 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलों और सड़कों को पहले की स्थिति में लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से अब तक 5,642 लाख रुपए खर्च होने का आंकलन किया गया। फिलहाल प्रदेश में 449 सड़कें बंद हैं। इस मानसून सीजन में सड़कों के बंद होने की यह पहली बड़ी संख्या है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा पर निकलने वाले लोग, तीर्थयात्री जगह जगह फंस गए हैं। ग्रामीण सड़कों का बुरा हाल है। सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है और इस सरकार ने लोगों से भारी बारिश में पहाड़ों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है।
उत्तरकाशी में लगातार बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह छोटी नदियां उफान पर हैं। वहीं बात की जाए गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धराली की, तो देर रात कांवड़िया और यात्री काफी समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे रहे। वहीं खीरगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसमें फीका नदी भी उफान पर है। बरसाती पानी के कारण फीका नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग द्वारा पुल का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। इसका उपजिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया, राजपुर गांव जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें तत्काल सिंचाई विभाग से बातचीत कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया था, जो आज शाम तक मरम्मत पूरी हो जाएगी। और शहरी क्षेत्र में नालों की सफाई के लिए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। यहाँ पर जो बंदा क्षतिग्रस्त हुआ था उसमें तत्काल ही वार्ता की गई थी एक्सीएन सिंचाई विभाग को, तो उसके बाद ही दूसरे दिन से यहाँ पे बंधे निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि जो सैंड बैग है वो डाले जा रहे हैं। अभी तक ये जो पता किया है, यहाँ पे 5 से 6 हजार कट्टे जो बोरे हैं वो सैंड बैग वहाँ पर डाल चुके हैं और लगभग ये संभावना है कि आज शाम तक कार्य पूरा जाएगा। ये लगातार निगरानी बनी हुई है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जो निकासी, जो नाली निकासी की प्रॉब्लम है, वो ये निर्देशित कर दिया है कि नाले सारे के सारे साफ कर दिए जाए। और कहीं कहीं पर ये कंप्लेन आ रही है कि जो कॉलोनियां कटी हैं उसमें नाले का निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि जो व्यक्तिगत नाली है वो आपसी समझौते के आधार पर ही किया जाएगा, क्योंकि सारी की सारी नाप भूमि है, लेकिन फिर भी उनसे बैठ के वार्ता की जाएगी। ये नाले से तो ले लिया भाई। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब हल्द्वानी में भी साफ देखने को मिल रहा है, जहां गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी के पानी से रेलवे पटरी के पास भूख हटाव शुरू हो गया, जिससे रेलवे संचालन में भी असर पड़ रहा है। वहीं एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि खतरे को देखते हुए यहाँ पर चैनलाइजिंग और प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। साथ ही कटाव बढ़ने पर रेलवे यातायात भी प्रभावित हो सकता है। रेलवे के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए और लोगों से भी अपील की जा रही है, आपदा की स्थिति में तत्काल प्रशासन से संपर्क करें। देखिए, गोला नदी में जो पानी बढ़ा है और आगे भी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी बढ़ने की संभावना है, उसको लेके 2 जगहों पे रेलवे लाइन को दिक्कत आ गई है। एक तो हल्द्वानी रेलवे चोरगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर और दूसरा काठगोदाम में। और काठगोदाम में तो संटिंग रेलवे लाइन पहले ही जो है क्षतिग्रस्त पूरी हो चुकी है, उससे संचालन में दिक्कत आ रही है। तो इन दोनों जगहों पे रेलवे की ये डिमांड थी कि एक तो आरबीएम उठाने की हमें परमिशन मिल जाए, पत्थर उठाने की परमिशन मिल जाए आपदा अधिनियम के तहत, और दूसरा पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल जाए। तो आप देख भी रहे होंगे पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल गई है और पोकलैंड चल रहा है, डाइवर्जन का काम चल रहा है। दोनों जगहों पे डाइवर्जन भी किया जा रहा है और साथ साथ जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जा रही है, जिससे रेलवे लाइन को कोई खतरा ना हो और रेलवे संचालन में कोई बाधा ना आए। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में आ रहे कांवड़ियों को लगातार हो रही बारिश के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ियों का कहना है हरिद्वार में जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों को एक स्थल पर बारिश में खड़ा भी होने नहीं दिया जा रहा। लगातार पुलिस वाले उन्हें बारिश होने के बावजूद भी हटाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल का कहना है बारिश पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी कर्मचारी व अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण के लिए कहा गया है। लगातार जो बारिश हुई है उसमें जनपद के जितने सब डिविजन्स हैं उसमें एवरेज 150 mm करीब बारिश हुई है, जिसमें रोशनाबाद में लगभग 230 के करीब mm बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र में तो अब तो वाटर लॉगिंग हुआ ही है, लेकिन
पर्वतीय क्षेत्रों में भी ज्यादा बारिश होने की वजह से जो सोनाली रिवर है हमारी, पथरी रो रिवर है और रत्नो रो रिवर है ये, और इन रेनफेड रिवर्स में बरसात का पानी ज्यादा आने से हमारे रुड़की वाले एरिया में और लक्सर वाले एरिया में कई गांवों में और शहर में जल भराव की स्थिति हुई है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने एडवांस में एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की डिमांड की थी। तो दोनों टीमें कड़ी पहुंच गई थी, जिसमें एनडीआरएफ के लगभग 31 करीब जवान हैं और एसडीआरएफ की उतनी ही है। तो उन लोगों को हमने लक्सर और रुड़की के क्षेत्रों में उनकी ड्यूटी लगाई थी और उन्होंने काफी लोगों को रेस्क्यू भी किया था। और जो गंगा का जलस्तर है भीमगढ़ बैराज में हम देख रहे हैं तो आज थोड़ा स्थिति सामान्य है और यूपी इरिगेशन के साथ हमारी टीम लगातार समन्वय बनाए हुए है, जिसकी वजह से शहर में उतनी ज्यादा पानी नहीं हुआ, पानी डाइवर्ट नहीं हुआ है और अभी लगभग 292.47 के करीब पानी का जलस्तर है। अगर वार्निंग को देखेंगे तो लगभग 293 मीटर के करीब उसमें होती है जब वाटर लेवल, और 294 आपका डेंजर लेवल माना जाता है। तो अभी स्थिति सामान्य है, सुबह से थोड़ी सी कम बारिश हुई है और पर्वतीय क्षेत्र में देख रहे हैं कि किस हिसाब से बारिश हुई उस हिसाब से लोगों को सचेत कर रहे हैं। और लक्सर वाले एरिया में जहाँ सोनाली रिवर का पानी बंदे को तोड़ के और जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में घुसा है उन क्षेत्रों में राहत कार्य हमारे जारी है। एसडीएम लक्सर अपनी टीम के साथ लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी वही है, एनडीआरएफ को भी हम लोगों ने रुड़की से वहां पे भेज दिया है। राहत सामग्री हम लोग तत्काल भेज रहे हैं। कल खाना भिजवाया था हम लोगों ने, आज राशन भी भिजवा रहे हैं और हेतु सहायता भी लोगों को तत्काल दे रहे हैं। नुकसान की अगर बात करें, कितना नुकसान? देखिए, नुकसान का आकलन जब जलस्तर कम हो जाएगा, खेतों में जितना पानी भरा है वो कम हो जाएगा, रिसीड कर जाएगा, उसके बाद हमारी रेवेन्यू की टीम और कृषि विभाग और उद्यान विभाग की टीम ज्वाइंट सर्वे कर लेगी। उसके बाद हम बता पाएंगे फसलों को कितना नुकसान हुआ। लेकिन अभी जान माल की हानि की ऐसी कोई सूचना हमें नहीं मिली है। एक दो स्थानों पर 2-3 भैंसों के मरने की सूचना है और भगवानपुर में जहाँ 200-250 भेड़ करीब फंस गए थे, उनको रातों रात हम लोगों ने निकाल दिया था। तो अभी ऐसी कोई सूचना, लेकिन 2-3 दिन बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि वाकई में कितना डैमेज हुआ है। धर्मनगरी हरिद्वार में बारिश के कारण मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग पर भारी बारिश के चलते पेड़ और मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। वहीं सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग को जेसीबी के माध्यम से खोला गया। वहीं मौके पर वन विभाग, फायर ब्रिगेड, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है लगातार भारी बारिश होने के कारण जलभराव और भूस्खलन होने की सूचना सामने आ रही है। मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग से बड़ी संख्या में कांवड़िए पैदल जा रहे हैं, जिसके लिए भूस्खलन होने वाले क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई। 3-4 स्लाइड जोन्स बने हैं जो कि हमारी फायर की टीम ने उन जोन्स को अभी के लिए क्लियर करवाया गया है, जिससे कि जो यात्री मनसा देवी मार्ग से वापस आ रहे हैं उनका सुचारू रूप से हम लोग निकासी करवा सकें। अभी के लिए फ़िलहाल क्योंकि हमने जोन को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम लोग पैदल मार्ग को रोक रहे हैं, जिससे कि और भी जो टीम से पीडब्ल्यूडी की टीम, फॉरेस्ट की टीम थोड़ा एनालाइज कर ले, ऑब्जर्व कर ले कि यहाँ का सेफ्टी कितना रहेगा अगर हम इस पैदल मार्ग को चलाते हैं। तब तक के लिए थोड़ी देर स्थगित किया गया है और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है सुचारू रूप से दोबारा से इसको शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, नहीं देखिए, कंटिन्यू जैसे कि कल से बारिश हो रही है तो उससे जगह जगह जलभराव और स्लाइड की शिकायतें सामने आ रही है, जो हमारा हिल बाईपास है, क्योंकि कावड़िया काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से पैदल जा रहा है। तो सडनली मौके में देखा कि एक स्लाइडिंग जोन से स्लाइड हो रहा है, तो वहाँ काफ़ी मात्रा में पेड़ भी गिर रहे हैं। तो इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट किया गया, सारे कावड़ियों को यहाँ से, और जो सिल्ट इत्यादि आया था और जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको मौके से रिमूव कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार से कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो। और ये भोले की अच्छी कृपा भी रही है कि जिस तरह से स्लाइड हुआ है तो किसी को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं आईआर सिस्टम में उसको प्रॉपर्ली वॉच किया जा रहा है और मॉनिटर किया जा रहा है। और क्योंकि अभी कावड़ हमारी प्राथमिकता है,
तो किसी प्रकार से कावड़ यात्रा को नहीं रोकना है और ना ही अपने जो कावड़ी जो यात्री आ रहे हैं उनको कोई परेशानी होने देना है। और जहाँ पे स्लाइडिंग जोन बने हैं वहाँ पे प्रॉपरली फोर्स इत्यादि डिप्यूट किया जाता है। अल्मोड़ा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 4 दिनों से 4 देवी हिल बाईपास मार्ग पर भारी बारिश के चलते पेड़ और मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। वहीं सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग को जेसीबी के माध्यम से खोल दिया। वहीं मौके पर वन विभाग, फायर ब्रिगेड, पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहाँ 4 दिनों से बंद पड़े घर में दिव्यांग बुजुर्ग मृत मिला। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक ये मौत बीमारी की वजह से हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला बुजुर्ग दूंगाधारा में रहते थे। वहां पैरों से दिव्यांग थे और पास में ही उनके पुत्र और बहू भी दूसरे भवन में रहते थे। कुछ दिन से पुत्र कहीं बाहर काम पर गया हुआ था। बीते करीब 4 जुलाई से बुजुर्ग लोगों को नहीं दिखाई दे रहे थे। इधर बीती देर शाम आसपास के लोगों को बुजुर्ग के घर से स्मेल आई, तब जाकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को विधानसभा में नवनिर्मित पुस्तकालय उत्तराखंड विधानसभा की नई वेबसाइट का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं इस नवनिर्मित पुस्तकालय में 20,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं। यह संविधान और कानून, लोक प्रशासन और सामान्य ज्ञान सहित कई विषयों पर महत्वपूर्ण पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करेगी और इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में भारत और विदेश के प्रमुख लेखकों की पुस्तकें शामिल हैं, जो ई-लाइब्रेरी के माध्यम से डिजिटल और प्रिंट दोनों प्रारूपों में उपलब्ध हैं। राज्यपाल ने विधानसभा पुस्तकालय को 108 पुस्तकें देने की घोषणा की। परम विशिष्ट मेडल, अति विशिष्ट नवनिर्मित अति विशिष्ट हमारा पुस्तकालय एवं नवीन वेबसाइट के इस शुभारंभ अवसर पर आज हम सब लोगों को, जिनका अभी ओजस्वी उद्बोधन भी प्राप्त हुआ और महामहिम के साथ उससे पहले की संपूर्ण सेवा जिन्होंने भारत माता को समर्पित की, देश की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाया और अनेकों, जिनके बारे में मैं इनको दोहराऊंगा नहीं, जिनको कंचन जी ने यहाँ से बहुत परम विशिष्ट मेडल, अति विशिष्ट मेडल और ऐसे अनेकों, और चीन के भी सेना की तरफ से उस समय के विशेषज्ञ रहे, कम लोगों को मालूम होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं सेना की पृष्ठभूमि के बारे में अगर कहीं पर कोई बात होती है तो सभी लोगों को उनकी जानकारी हो। इस नाते मैंने ये उल्लेख किया। हमारे आज के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, और आज जिनकी प्रेरणा से और जिनके संयोजन में ये शानदार पुस्तकालय जो आज हम सबको समर्पित हो रहा है और नवीन वेबसाइट, जिसके कारण से हम लोग अनेक देश की अनेकों विधानसभाओं को भी ठीक प्रकार से उसका अवलोकन कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। उसकी मुख्य सूत्रधार हमारी विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय रितु भूषण खंडूरी जी और नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो उन्होंने कुछ सुझाव भी रखे और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन सुझावों को भी विधानसभा अपने आगे के कार्यक्रम में सम्मिलित करेगी। आदरणीय यशपाल जी और पुस्तकालय समिति के सभापति और आज के मुख्य आपके उस्ताद आदरणीय शहजाद जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे सभी आदरणीय विधायक, महंत जी, अब मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सभी आए हुए अतिथिगण, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार मित्रों, बहुत लंबे समय से वास्तव में हम सब लोग ये महसूस करते थे कि यहाँ पर
एक पुस्तकालय होना चाहिए। और आज ये पुस्तकालय का विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया है और मैं समझता हूँ विधानसभा और विधानसभा के बाहर सभी लोगों के लिए एक ऐसा स्थान मिल गया है जहाँ हम सब लोग अपना ज्ञानवर्धन करें। और पुस्तकों के बारे में क्योंकि मैं भी बचपन से थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जो आदत है वो मेरी लगातार बनी रही थी। पिछले सालों से मैं जब से मुख्य सेवक के दायित्व पर आया हूँ तब से मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ समय मिल जाए, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन इतना मिल नहीं पाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पुस्तकें ये हमारे लिए एक तरह से दिमाग की खुराक होती है। जब हम हमारा अंतर्मन कई जगह घूमता है, कई उलझनों में होता है, उसको सुलझाने का काम भी ये पुस्तकें करती हैं। धीरे हम लोगों ने उसी पुस्तक से पढ़कर सीखा है। और अब तो चूंकि एक पूरा भंडार हमको मिल जाएगा और जो सदन के भीतर होने वाली जो बारीक जो कार्रवाई होती है और ई-लाइब्रेरी जो यहाँ पर हमको मिल जाएगी, उन सब से हमको अब इस माध्यम से हमको आसानी से मिल पाएगी। वर्तमान में एक बात और है कि आप तो इस दौर में हम सब लोग जो है पुस्तकों से थोड़ा दूर भी होते जा रहे हैं। आजकल क्या है कि सब चीजें ब्रीफ में मिल जाती हैं। क्यों गंदा जी? शॉर्ट में मिल जाती सर। कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कैसे छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए तो उससे हम जो है बिल्कुल अंदर तक नहीं जा पाते हैं। मेरा मानना है कि जब हम इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ने की बात करते हैं तो अधिकांश लोग आजकल ऑनलाइन या ब्लॉग या सोशल मीडिया पर उसी को पढ़ने के आदी हो गए हैं। इनके द्वारा भी काफी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन पुस्तक को पढ़ना और बारीकी से उसका अध्ययन करना ये अपने आप में एक अलग अनुभव है, अलग बात है। मैंने एक बार भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित शिवाजी सामंत की एक किताब ली, युवंधर, मुझे याद आ रहा है, यहीं पर रिकलेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने जब उसको पढ़ना प्रारंभ किया तो मेरे ख्याल से उसके कम से कम 1200 से सिर्फ 1500 पन्ने होंगे।